लास्ट टर्न पे टाइप्स ऑफ रिएजेंट पढ़ा दिया है। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। एक एक टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि फिजन कैसे होता है, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक। दूसरा आपने क्या पढ़ा? दूसरा आपने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट क्या होते हैं। तीसरा पोर्शन आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। और इसके बाद आप आ जाएंगे उसमें जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी कि आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, उस पे आएंगे। चलो भैया अगला हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। अब इसमें कुछ बातें याद रखना, और इंटरमीडिएट आप समझ ही रहे होंगे। अभी तक आपने जो बॉन्ड फिजन किया था उससे जो लोग बाहर निकल कर आए थे उनको क्या बोल रहे थे? इंटरमीडिएट बोल रहे थे। तो पहला इंटरमीडिएट हमको पढ़ना है कार्बोकैटायन, या इसी को हम बोलेंगे कार्बोनियम आयन। नाम ध्यान रखिएगा, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। क्लियर बात? अब बेटा इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मामला आप जानते हैं। अगर हमने ये CX बॉन्ड लिया और हम इसका हेट्रोलिटिक फिजन करा रहे हैं, कैसा फिजन? हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक फिजन कराने पर हमको यहां पर मिलेगा एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब अगर मान लीजिए हमने इसका कराया हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिसिस बोल सकते हैं। अगर आपने हेट्रोलिटिक फिजन कराया तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और हम यहां मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की कार्बन से क्या है? ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की कार्बन से ज्यादा है तो ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यानी जिसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये ब्रेक होगा तो किसके पास जाएगा? X के पास। तो इंटरमीडिएट हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी कि यहां पर जो बनेगा उसमें कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसी को हम बोल रहे हैं कार्बोकैटायन। इसी को नाम दे रहे हैं कार्बोकैटायन। तो पहले पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है वो कौन से बॉन्ड फिजन से मिलेगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से आपको मिलने वाला है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है R+ के तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एल्किल कार्बोकैटायन। आर को एल्किल बोलते थे अभी तक, अब आर को क्या बोलोगे? एल्किल कार्बोकैटायन। तो अब बेटा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरीके से हो सकता है CH3+, CH3, CH2+, CH3, CH, CH3+, CH3, C, CH3, CH3+। क्लियर बात? अब एक छोटी सी बात याद रख, आपको डिग्री ऑफ कार्बन निकालना आता है। कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन की क्या होती है? डिग्री होती है। तो क्या इसका मतलब, अगर मैं बात करूं तो क्या ये कार्बन किसी से नहीं अटैच है तब भी हम इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। पढ़ाया था 0 डिग्री नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए मैं बोलूंगा 2 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री। होगा या नहीं होगा?
अब वहां पे हम नॉर्मल कार्बन बोलते थे, अब हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री या प्राइमरी, आप पूरा लिखेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। इसे क्या बोलोगे बेटा, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसे क्या बोलोगे, 3 डिग्री ऑब्लिक टर्शरी कार्बोकैटायन। ध्यान रखना 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपके सामने रिस्पेक्टिवली लिखे हुए। निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा। इधर देखिए, अगर आपके पास, नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, या उस पर डॉट बना है, मतलब कि फ्री रेडिकल है, यही 3 बातें हो सकती है। इन तीनों सिचुएशन में आपका कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होगा। अब वो बॉन्ड जब बनाएगा तो वो कार्बन से जुड़ा है कि हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये देखकर पता चलेगा। तो कहा गया कि जो भी इस कार्बन की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ कार्बन, वही किसकी डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ कार्बन पर प्लस है तो कार्बोकैटायन, कार्बन पर माइनस है तो कार्बेन आयन, और कार्बन पे फ्री रेडिकल है तो कार्बन फ्री रेडिकल, यानी कि वो डिग्री उसी की रिस्पेक्टिवली डिग्री कहलाएगी। तो कल को अगर किसी ने पूछा कि भैया 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, बोला ऐसा फ्री रेडिकल जिसका कार्बन क्या हो, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, वही चीज वहां भी काम करेगी। तो आपको आगे ना पढ़ना पड़े, इसलिए नोट करके साइड में कहीं पर ये लिख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज कर लेंगे। तो पहला पोर्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, कार्बोकैटायन। और जो उसके इंटरमीडिएट है वो इस तरीके से R प्लस की तरीके मिलेंगे, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। आपके पास एक सवाल आता है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस यानी कि कार्बोकैटायन। आगे हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे, तब बात करेंगे कि कैसे निकाला गया है। एनसीईआरटी में लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल माना गया 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का माना गया 1 डिग्री से, यानी कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। ध्यान रखिएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। अगला पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा। अब अगर इसी को मैं एग्जांपल के रूप में लिखूं तो ये जो लिखे हैं ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिखे हुए हैं, तो मैं इन्हीं के रिस्पेक्ट में लिख देता हूं यार। तो मैं लिखूंगा CH3 CH2 प्लस, क्या ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा बेटा, CH3 CH CH3, और यहां प्लस 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH3 C CH3 CH3, क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो साफ दिख रहा है कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाले की 3 डिग्री से। तो जब भी कई सारे कार्बोकैटायन आए तो आप डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन निकाल लीजिएगा और ये कंसेप्ट आप लगा सकते। तो
तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं कि ये जो आपने लिखा है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्लियर है मामला? तो इतना मामला कार्बोकैटायन का पता होना चाहिए। अच्छा, आपने क्योंकि आईयूपीएसी पढ़ी तो क्या वहां पे हम लोग CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, एक कार्बन पे 2 मेथिल लगे हो तो आइसो होता है, और टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपिल यानी आइसोप्रोपिल। और क्या बेटा इसको टर्शियरी ब्यूटाइल बोल रहे थे। तो अब नाम तो वही है, बात सुनना बड़े गौर से और एक ही लाइन में समझ जाओगे। अगर प्लस है तो क्या मैं इसे मिथाइल कार्बोकैटायन बोलूंगा? बोलो बेटा। अगर इस पर माइनस आता तो मैं इसे मिथाइल कार्बे एनायन बोलता। अगर इस पे फ्री रेडिकल आता तो क्या इसका नाम मिथाइल फ्री रेडिकल होता। तो तीनों इंटरमीडिएट इससे बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? ऐसे ही बेटा अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो मैं बोल रहा हूं आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, माइनस आता तो बोलते आइसोप्रोपिल कार्बेनायन। बोलना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं तो वैसे ही करते रहोगे। माइनस होगा तो क्या बोलोगे? आइसोप्रोपिल कार्बेनायन। और फ्री रेडिकल होगा तो क्या बोलोगे? आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस केवल चार्ज आ रहा है। अच्छा, डिग्री कैसे निकलेगी, चाहे प्लस आए माइनस आए या फ्री रेडिकल? जो कार्बन की डिग्री है वही इनकी डिग्री है सर। और कार्बन की डिग्री निकालने का सीधा तरीका, कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली वही उसकी डिग्री कहलाती है। ऐसा कार्बन जो किसी से नहीं जुड़ा है उसे 0 डिग्री नहीं बोलते, उसे भी 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोला जाता है। पॉजिटिव चार्ज है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बोल रहे, कल को माइनस होता तो प्राइमरी कार्बेनायन बोलते, कल को फ्री रेडिकल होता तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बोलते। आराम से तुम ये कंफ्यूजन से दूर हो सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अलग अलग पढ़ाऊं तो वो स्कूल का और हमारा बराबर है हो जाएगा, कोई मतलब उसका नहीं है। वो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए जहां तुम्हें दिक्कत होती। बस हाँ, जुगाड़ ये मत लगा देना कि जैसे 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो तुम कहोगे अच्छा मतलब कार्बन फ्री रेडिकल में भी यही होगा और कार्बन 9 में भी यही होगा। ऐसा नहीं होता है। अभी के लिए केवल किसके लिए लिखा है? कार्बोकैटायन के लिए लिखा हुआ है स्टेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर काम करेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा अपने को। इसके बाद क्या करते हैं, एक कार्बोकैटायन को पकड़ते हैं और उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। वो कोर्स में है, पूछा जाता है आपसे, तो उसके बारे में चीजें आपको बतानी पड़ेगी। चलें हटाएं। और अगली बार ध्यान रखो टाइम पे आओ, बात समझे? ना हो तो ऑनलाइन लो, लेकिन टाइम पर लो, क्योंकि नहीं आओगे तो फिर छूट जाएगा बेटा। अगला CH3+, नाम लिखो, मिथाइल कार्बो कैटायन। क्या नाम होगा बेटा? मिथाइल कार्बो कैटायन। ठीक बात। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, और ये बातें आपको याद रखनी है जितनी बोर्ड में इसके बारे में लिखी जाएंगी। यही स्ट्रक्चर है। कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक प्लेन में बना रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब तो ओवरलैपिंग पढ़ रहे हो उधर, तो इतनी बात समझ सकते हो क्या होगा? वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, यानी पी ऑर्बिटल होगा जो कि क्या होगा? खाली होगा। क्लियर बात? अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैं इस एक कार्बोकैटायन को देखूं
तो क्या इस बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगे? हर सिंगल बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड को बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड को बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन। पढ़ के आए हम लोग। तो अगर मैं तुमसे यहां पूछूं कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं उन्हीं को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? कितने हैं बेटा? 6। अच्छा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है तो क्या इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। ठीक बात। क्या आप पीछे टाइप्स ऑफ रिएजेंट में पढ़ आए हैं क्या कि जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल की तरीके काम करते हैं? तो पॉइंट नंबर 3 होगा एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरीके काम करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल के तरीके काम करेगा। ये हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी बात लिख रहे हैं। अगला है सर, अगर इसके शेप के बारे में बात की जाए कि देखने में कैसा लगता है, तो शेप याद रखिएगा, दिख रहा होगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा शेप होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। भाई एक बात बताओ, अगर हमको इसका शेप देखना है तो हम सीधा सा काम ये करेंगे ना कि ये बॉन्ड जो है इनके रिस्पेक्ट में देखेंगे क्या शेप आ रहा है। तो क्या एक प्लेन में दिख रहा है, यानी क्या शेप होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक बात। अगला पॉइंट, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। कल वाली क्लास में आप पढ़ रहे हैं इसको, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अभी याद रखिएगा, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन अगर है तो हमेशा क्या होगा? sp2। क्लियर है बात? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अच्छा, अगर इसमें कुछ और पूछा जाए तो क्या एक बात समझ में आ रही है? कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। जितने बॉन्ड बनाता है बोलते हैं उतने वैलेंट होता है कंपाउंड, यानी उतनी वैलेंसी शो कर रहा होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा CH3+ है वो कैसा है? ट्राई वैलेंट है या नहीं है? कैसी स्पेशीज है? ट्राई वैलेंट, क्योंकि कितने बॉन्ड बना रही है? 3 बॉन्ड। अब कुछ बातें जो नहीं नजर आ रही हैं वो नजर आनी चाहिए। क्या? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे 3 थे, तीनों यूज हो गए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब एक चला गया, तो 3 ही बचे हैं। अब कोई पूछेगा ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज या इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज में कौन सा वाला है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेंगे? इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज है। इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज है, ध्यान रखना है आप। इतनी बात कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर अगर है तो इतने समझदार हो, वैसे तो बॉन्ड एंगल का कोई मतलब यहां है नहीं ज्यादा, लेकिन इतने समझदार हो कि ट्राइगोनल प्लेनर है तो कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये सारी बातें इसलिए हैं कि पेपर में आपके पास अब क्या होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो वो बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मिथाइल कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रही है? तो इनमें से कोई एक चीज गलत लिखी होगी, या इनमें से कोई ऐसी चीज होगी जो इसमें लिखी है, नहीं लिखी है वो भी वहां लिखी होगी, तो गलती होगी, सीधी सी बात है। अच्छा, इसमें बहुत सारे सवाल बना लिए जाते हैं, जैसे किसी ने पूछा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, तो 6 नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है तो 1 2 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हर चीज नहीं लिखा सकते, कुछ चीजें अपने दिमाग से भी करनी है। चले भैया, तो ये आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हुआ, किसका? कार्बोकैटायन का। अगला डालिए, कार्बे एनायन।
सेकेंड कार्बेनायन बोलो या कार्ब एनायन बोलो। देखने में देखो भैया कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, 3 बॉन्ड होंगे और माइनस होगा जिसमें ऐसे 2 बिंदी लगा दी जाए। क्यों माइनस के ऊपर 2 लगा दिया है? कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन ने क्या किया देखना बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगा दिए। बचा चौथा इलेक्ट्रॉन उसको यहां रखा और एक कहीं से मार के ले आया। तो इसका मतलब नेट में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया या नहीं आ गया? तो याद रखना है। और यहां पर कार्बन बना तो इनके साथ बॉन्ड ही रहा है। बोलो, जो भी चीज यहां मौजूद होगी उसके साथ क्या बना रहा होगा? बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा होगा। तो ये है हमारा कार्ब एनायन। ये भी कैसे बनता होगा? बाय हेट्रोलिटिक फिजन, क्योंकि चार्ज अगर आ रहा है तो कौन सा फिजन कराना पड़ेगा? हेट्रोलिटिक। तो पहली चीज तो लिख सकते हैं क्या? फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक फिजन, फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक फिजन। कई बार क्या होता है, इसी को इस तरीके से दिखा दिया जाता है। लोन पेयर अगर होता है तो केवल 2 डॉट दिखाए जाते हैं, और अगर कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आया है तो माइनस भी दिखाया जाएगा वहां। ठीक बात, एक एक करके बताते चलिए सर। पहला लिखता जाऊंगा, क्या तुम बताना बात सही है या नहीं। ट्राईवेलेंट है, बोलो बेटा। 3 बॉन्ड बना रहा है क्या? बिल्कुल बना रहा है। अगला बात, क्या यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है? क्या यहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है? बोलो बेटा। तो ये बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है तो क्या भाई साहब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। अब एक बात मुझे ये बताइएगा, आप कल की क्लास में पढ़ के आए, मतलब इससे जस्ट पीछे वाली में, कि टाइप्स ऑफ रिएजेंट में वो लोग न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी कार्बेनाइन है वो क्या करेंगे? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। किसकी तरीके काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम करेंगे। सिंपल कहानी है, जो पढ़ा है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। पीछे का बस एक बार देख के आओगे, आगे वाला सब समझ में आता जाएगा तुमको। एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद सर कहा गया इसका जो शेप होता है, इसका शेप पिरामिडल होता है। कैसा होगा सर? पिरामिडल होगा। पिरामिडल टर्म क्या बताता है? ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में होंगे और ये एक लोन पेयर होगा। तो क्या ये इन तीनों के साथ एक पिरामिड फॉर्म कर रहा होगा यहाँ पे? तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? पिरामिडल। अच्छा, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल केसेस में ही क्या बोला जाता है? पिरामिडल बोल रहे हैं। इसके बाद बेटा यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो ये अपने आप ही डिफरेंट हो गया कार्बोकेटाइन से। अब आपको याद रखना है क्या, जो आपका कार्बन कार्बे एनायन है कार्बोकेटाइन से किन बातों में अलग है? जरा बताओ टिक करके। पहला, ट्राईवेलेंट वो भी है, ये भी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 उसमें भी है, इसमें भी है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इसमें है, उसमें 0 है। ये अलग बात हो गई। ऑक्टेट वहां इनकम्प्लीट है, यहां कंप्लीट है। वो इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये पिरामिडल है। वहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। आराम से समझ सकते हैं ये डिफरेंस है।
कल को पूछ लेगा कि क्या डिफरेंस है, स्कूल में आ जाए क्या कि कार्बोकैटायन और कार्बे एनायन के बीच का डिफरेंस लिखो। बात समझ रहे हो? तो डिफरेंस में फिर ऐसे नहीं कि हवाबाजी लिखने लगोगे, डिफरेंस में वो चीज लिखना जो डिफर करे। ट्राईवेलेंट है, दोनों में लिख के क्या फायदा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, दोनों में लिख के कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर डिफरेंस में लिखोगे तो लिखोगे कि कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन हैविंग 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो हैव 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां बोलोगे 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये डिफरेंस है। बनाते चलिए, लिखते जाइए फटाफट। यहां बॉन्ड एंगल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक ग्रुप नहीं लगे होंगे हम नहीं बता पाएंगे कि असलियत में एंगल क्या है। अब वो आपको बताना भी नहीं होता है। तो आपने दो इंटरमीडिएट पढ़े, एक पढ़ा कार्बोकैटायन और दूसरा पढ़ा कार्बे एनायन। अब कार्बे एनायन की अगर हम बात करें तो कार्बे एनायन जो होता है सर, वो असलियत में अगर बात की जाए तो वो जैसे CH3 प्लस R प्लस है वैसे ही CH3 माइनस R माइनस की तरीके काम करेगा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या इसका रिप्रेजेंटेशन R माइनस होगा? बोलो भैया। और R माइनस अगर है तो ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, CH3 माइनस मिथाइल कार्बेन आयन, CH3 CH2 माइनस इथाइल कार्बेन आयन, CH3 CH CH3 माइनस आइसोप्रोपाइल कार्बेन आयन। और 3 मेथिल अगर तुमने एक ही कार्बन पे लगा दिए तो क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। क्या कार्बेनाइन की डिग्री आप आराम से देखकर बता पाएंगे? किसी से नहीं जुड़ा 1 डिग्री, एक कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री। 1 डिग्री को बोलेंगे प्राइमरी, 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी, 3 डिग्री को बोलेंगे टर्शियरी। सीधा सफर। नहीं हो सकता है ना, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है तो फिर चार्ज कैसे उसके ऊपर आएगा सर? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देखे रहना। तेज है तो इसमें तो धीमा करने वाला कुछ नहीं है, हम धीरे बोल सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। जहां जहां हमें ठीक लगेगा। टोपा लगा लो, हमको तो नहीं सुनाई देता है, टोपा लगा के अपना आराम से नॉर्मल। टोपे में बड़ा फायदा है, कोई कुछ कहे के तो भैया सुन नहीं पाए थे। अच्छा, इतनी बात समझ में आ रही हो? प्राइमरी, अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ जाओगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब यहाँ पे अगला सवाल फिर अराइज होगा क्या कि स्टेबिलिटी क्या होगी। अब पीछे वाले का याद रखना है, कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी क्या थी? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहां उल्टा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन याद रखना है सबसे ज्यादा 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये ध्यान रखिए, 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। और अगर मुझसे कोई कहे कि इसी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना दो, सुनते जाना, तो मैं ऑर्डर ये बनाऊंगा, यहां लिख दो स्टेबिलिटी ऑर्डर। तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, ये दोनों 1 डिग्री है, तुम्हें कैसे पता चला कि इसका आगे है? आने वाले टाइम में तुम्हें भी ऐसे ही पता चल जाएगा, अभी के लिए इतना ही ध्यान। ठीक बात? हाँ। कोई फायदा नहीं है ना यार, उसमें इफेक्ट लगते हैं, तो जब तक वो पढ़ाएंगे नहीं तब तक उससे पहले कैसे निकाल पाओगे? तो अभी के लिए ध्यान रखना है बस। क्या बताते? बेटा एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से बच गया था, और माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आए, इसको ऐसे लिख लो ना, अगर तुम्हें जरा सा भी कंफ्यूजन है तो ये लिख लो। तो इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। तो ये अपने आप ही जो ये दिख रहा है ये क्या है? नॉन बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। और इसको क्या बोलोगे, ये बॉन्ड बना रहे हैं तो इन्हें बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बस खत्म। जो बॉन्ड बनाए वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्ड ना बनाए वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर पेयर है तो, अगर नहीं है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल देंगे केवल, सीधा से फंडा है। सारी बातें लिखवाई हैं तो प्रॉपरली इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला टर्म है कार्बन फ्री रेडिकल। और याद रखिए किसके तरीके काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तरीके। चले, तीसरा पॉइंट है कार्बन फ्री रेडिकल। देखना भैया, अब एक बात समझ रहे होगे, अगर कार्बन फ्री रेडिकल लिखा है तो यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ही करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक या होमोलिसिस बॉन्ड फिजन। तो ध्यान रखिएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से ये मिलेगा, ठीक बात। इसके बाद अगर बात करें तो देखने में कैसा लगेगा, यहां से मामला शुरू हो जाएगा। तो इसे अगर मुझे बनाना है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। ये 3 बॉन्ड हो गए सर, जैसा नॉर्मली बनाते हैं। अब 3 बॉन्ड हो गए हैं तो ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मतलब मैं यहां पर ले रहा हूं H दिखाने के लिए, H और H। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3 फ्री रेडिकल का। क्या CH3 का मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल होगा, बोलो बेटा, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात यहां पे कर रहे हैं, देखने में कैसा लगेगा। तो कहा यह गया कि यहां पर जो जैसे CH3 प्लस में एक खाली p ऑर्बिटल होता है, वैसे ही यहां पे कहा जाता है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस खाली p ऑर्बिटल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, p ऑर्बिटल। तो याद रखिएगा ये प्योर, अब खाली तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्योर p ऑर्बिटल में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, देखो कार्बन ने एक रखा होगा, एक हाइड्रोजन ने रखा, एक कार्बन ने रखा, एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने रखा, एक हाइड्रोजन ने। तो इसका मतलब कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं इसी को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं, क्योंकि पेयर तो बोल नहीं पाऊंगा, अकेला है ना। तो नाम क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पूछ लिया जाता है कि मिथाइल फ्री रेडिकल में या जो फ्री रेडिकल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो जवाब होगा प्योर p ऑर्बिटल। अब देखिएगा सर, एक एक करके लिख रहे हैं। ट्राईवैलेंट है, 3 बॉन्ड बना रहे, चार्ज कोई है नहीं इसके ऊपर, इसकी वजह से मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बोलिए सर, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बोलो भैया, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है और 1 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग। ध्यान रखना है आपको, यही तो है, 7 तो है टोटल। तो ये बताओ अगर 7 है तो ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। तो जो ऑक्टेट है साहब वो क्या है? इनकम्प्लीट। तो जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, क्या हम इसको पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल में? तो मैं बोलूंगा एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के तरीके एक्ट कर सकता है या करता ही है, कर क्या सकता है? पूछा जाएगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होगा। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मिथाइल फ्री रेडिकल में sp2 होगा। इसका शेप प्लेनर बोला गया। कैसा शेप है? प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल दोगे तो चल जाएगा। शेप कैसा होगा? प्लेनर होगा सर। अब एक बात सुनना, कल हम लोगों ने, याद है, ऑक्सोन पढ़ा था। ऑक्सोन में मैंने पढ़ाया था कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। एक बात ये बताओ कि अभी तक जो तुमने 2 पढ़े हैं उनमें से किसी के पास भी कार्बोकैटायन या कार्बे एनायन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था? नहीं। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। तो ये इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ड्यू टू हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन due to having one unpaired electron, it's paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. तो पैरामैग्नेटिक है तो हाईली रिएक्टिव भी होगा फिर, है ना, आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, कार्बोकैटायन का R प्लस, कार्बे एनायन का R माइनस, तो कार्बन फ्री रेडिकल का क्या होगा? R फ्री रेडिकल। तो मैं बोलूंगा, मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा सर R फ्री रेडिकल से। तो अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर से वही बनेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अब इतने आप समझदार हैं, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? 1 डिग्री की। पूरा लिख दे रहे हैं, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये भाई साहब 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये भाई साहब 3 डिग्री फ्री रेडिकल, जिसको आप बोलते हैं टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर आपसे कभी पूछा जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, किसका बेटा? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी जो होगी वो यहां पर कार्बोकैटायन की तरीके होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो फ्री रेडिकल जो है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां लिखा है, यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, फ्री रेडिकल। तो आंसर बताओ क्या जाएगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री। अब जब भी लड़ाई में फंसना 1 डिग्री के,
तो जो साइन चल रहा है वो वही चलेगा, यानी यहां पर अब ये ज्यादा होगा इससे, ठीक है ना। बस कार्बे अनायन में CH3 माइनस जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां उल्टा चलता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल दोनों में ही सेम चलेगा। एनसीईआरटी लाए हो, निकालो। पहुंचो जरा एक बार, इससे भी पढ़ा दें तुम्हारा, 1-2 पन्ने में लिखा है, तुम लोग नहीं खरीदे हो क्या? बहुत अच्छे, एक नंबर। पता कुछ है नहीं तुम्हें, कोई बात नहीं, आप मत लाइए, हमारा हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास पेज नंबर 349 पे बेटा आ जाओ। फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो मौज लें, तुम्हारे पास कभी नहीं हो पाएगी बेटा। चले भैया, आइए, वहां पर आपको देखिए मिलेगा, और वहां लिखा हुआ है क्या, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके का है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइएगा तो पैराग्राफ लिखा हुआ है डायग्राम के नीचे, CH3 प्लस आयन इज नोन एज मिथाइल कैटायन और मिथाइल कार्बोनियम आयन। मिला बेटा? आगे आते हैं, कार्बोकैटायंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन whether 1, 2 और 3 कार्बन्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे वही 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का मामला होगा। सम अदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आगे लिखा हुआ है कार्बोकैटायंस आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पेशीज। इंटरमीडिएट है तो हाईली अनस्टेबल होंगे, रिएक्टिव होंगे। आगे लिखा है बेटा, alkyl group directly attached to positively charged carbon stabilize the carbocation due to inductive and hyper conjugation effect। अभी नहीं पढ़ाया है इसलिए नाम नहीं लिया है, तभी मैं बोल रहा हूं ना इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो तुम कर पाओगे। तो कार्बोकैटायन को कौन कौन से इफेक्ट है जो स्टेबलाइज कर रहे हैं अभी तुम्हारे हिसाब से? हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। नीचे देखिए आपको आंसर मिलेगा, क्या सबसे ज्यादा टर्शियरी कार्बोकैटायन है, उसके बाद सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, और प्राइमरी में CH3 प्लस वाला सबसे कम है। इसको नोट कर चुके हो है? इसलिए ना थोड़ा सा देख लोगे तो काम बन जाना है। ये आओ, यहाँ पे क्या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था, स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया होगा तुमको। अब यहीं पर अगर कोई हमसे बोलेगा तो क्या मिथाइल वाला सबसे पीछे चला जाएगा? अरे बोलो भैया, वही चीज यहाँ लिखी है या नहीं लिखी है? तो यहाँ हमने एथिल तक बनाया था, इन्होंने मिथाइल को भी कंसीडर किया। आगे आते हैं सर, मेन मेन बात, इन्होंने लिखा द शेप ऑफ CH3 प्लस में बी कंसीडर्ड एज बीइंग derived फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ 3 इक्विवेलेंट कार्बन। तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं बेटा, और तीनों बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का क्या है? sp2 है, ठीक बात। विद 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स। यार मिथाइल फ्री रेडिकल जब बनेगा तो क्या हम सबको पता है मिथाइल फ्री रेडिकल में हाइड्रोजन अपना कौन सा ऑर्बिटल लाता है? 1s वाला। तो इसका sp2 और इसका 1s मिलकर क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, यानी ओवरलैपिंग पढ़ ही रहे हो तुम। आगे लिखा हुआ है सर, द रिमेनिंग कार्बन ऑर्बिटल, इधर देखिएगा, ईच बॉन्ड में बी रिप्रेजेंटेड बाय CH। द रिमेनिंग कार्बन ऑर्बिटल, क्या ये यही वाला कार्बन का ऑर्बिटल है जो उसमें खाली बना हुआ है सर? इस परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर, एंड कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ऐसा ऑर्बिटल होगा वैकेंट p ऑर्बिटल। आगे सर, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या कार्बेनाइन बना सर? कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर देखिए नीचे बना हुआ है, वहां पे देखिए वो लोन पेयर ऊपर बना है या नहीं बना है इसमें? वहां देखिए लिखा है सच अ कार्बन स्पेशीज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बेनाइन। कार्बन इन कार्बेनाइन is generally sp3 hybridized।
अभी हम लोगों ने जब इसके बाद पढ़ा है तो कार्बन आयन के बारे में पढ़ा है सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। कार्बन इन कार्बन आयन हो गया एंड इट स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, जिसको आप पिरामिडल भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है कार्बन आयन आर ऑल्सो अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पेशीज, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन से बनता है। अगला है सर फ्री रेडिकल। होमोलिटिक क्लीवेज में आओ, आए सर, सीधे आ जाओ, वो बाकी की कहानी में पढ़ा चुका हूं तुमको, एरो वेरो बराबर बराबर करना वो सब। नीचे आइए, एल्किल रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एल्किल रेडिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज वी प्रोसीड फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी, यानी अगर हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी प्राइमरी से टर्शियरी की तरफ बढ़ती। लिखा है सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस which proceed by homolytic fission are called free radical और homopolar और non-polar reactions। यानी किन रिएक्शन को होमोपोलर, नॉन पोलर या फ्री रेडिकल रिएक्शन ज्यादातर लिख कर आएगा बोला जाता है, जिनमें इंटरमीडिएट क्या बनता हो, फ्री रेडिकल। कब बनेगा, जब कैसा बॉन्ड फिजन कराओगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन आप कराएंगे। क्लियर है मामला। तो आपके इसमें 3 इंटरमीडिएट हैं, कार्बीन, नाइट्रीन क्लास 11th में नहीं है सर। बात समझ में आ रही है, मैंने वहां लिखवाया है, लेकिन कार्बीन और नाइट्रीन आपके कोर्स में क्लास 11th में नहीं है, ना ही उसकी कोई रिएक्शन यहाँ पर। ठीक बात। तो ये 3 इंटर, ये नहीं तुम बोलोगे स्कूल में कितने लिखा है, 3 ही लिखाए होंगे कि 5 लिखा दिए। अरे तुम्हें ध्यान ही नहीं कि क्या पढ़ाया गया, अभी नहीं पढ़ाया गया। तुम तो जाते ही नहीं हो, अभी नहीं पढ़ाई गया, अभी ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं पढ़ाई गई क्या? तो फाइनल्स कब होंगे? मार्च में कहा है, फरवरी में फाइनल्स हैं। फरवरी फाइनल्स में, वो सॉरी फाइनल मार्च में है, वेब में है। अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना, नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं लेना, तुम्हारे में हो जाता है तो तुमको तो वहां जाके देना होगा, पैसे से दे दिए होगे तुम तो। क्यों रे, पैसा लगता है ना, लग गया है, बस तुमको पेपर देने के लिए बुलाया गया होगा केवल, कि आ जाना, शकल दिखा देना, बात खत्म। खैर कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं सर। ठीक, कल हम आपको वैसे तो नाइट्रीन और वो भी बता देंगे थोड़ा सा, लेकिन वो ज्यादा कोर्स में आपके है नहीं, तो इतना ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में ये 3 के 3 इंटरमीडिएट, आपका इंटरमीडिएट वाला पोर्शन समाप्त। कल क्या पढ़ेंगे सुन लीजिए सर, अगले टर्न पे, मतलब पहले से बता दे रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या पढ़ेंगे। तो एक बार आप अपना देख के आइएगा, स्कूल लेवल पे जो पढ़ाओ या किसी किताब से पढ़ाओ तो उसको देखकर आना सर। इंडक्टिव इफेक्ट में जो ऑर्डर एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही ऑर्डर सही है, वही मैं लिखाऊंगा। आपके स्कूल में कुछ भी लिखाया गया उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, आपको भी वही याद रखना है, और वो ऑर्डर आपके स्कूल के ऑर्डर से बहुत बड़ा ऑर्डर होगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक बात। तो ये बात आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, परसों क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर एक पेपर में लिखकर फोटोकॉपी करके हम आपको दे देंगे। बोलो भैया, तो तुम एक बार देख तो लोगे ही, कम से कम याद कर लोगे, तो जिससे क्या होगा, क्योंकि उसको याद ही करना है। जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे NO2 का माइनस आई इफेक्ट CN से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, इसके चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको ध्यान रखना है NO2 का माइनस आई इफेक्ट CN से ज्यादा, तो वो ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कल मैं आपको एक पेपर में फोटोकॉपी करा के दे दूंगा, ये ध्यान। कल नहीं है 3 बजे वाली, आपको अल्टरनेट आना है, ध्यान रखना है। कल कौन सी क्लास है, 4:30 बजे वाली। हाँ, एक काम आप अच्छा ये कर सकते हैं कि अगर कल वाली क्लास में आप थोड़ा जल्दी आ जाए, जो मुश्किल है, लेकिन 4:30 तक तो आ सकते हैं, एग्जैक्ट 4:30 तक सब लोग आ जाए, यहां बस्ता रख के इधर उधर डोले नहीं, क्लास में है। इसको एंड कर दो।